पिछली क्लासों में आपने राष्ट्रपति पढ़ा, ठीक है। अब राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी, या उत्तराधिकारी ना कहें, यूं कहें कि उसकी अनुपस्थिति में उसके जगह पर काम करने वाला एक और पद है उपराष्ट्रपति। तो आज हम लोग उपराष्ट्रपति पढ़ेंगे और पढ़ करके पूरा खत्म करेंगे आज के आज ही, ठीक है। और राष्ट्रपति में कुछ क्वेश्चन बच गए हैं, तो अगली जो क्लास होगी इसका क्वेश्चन आंसर और जो बच गया है राष्ट्रपति का उसका क्वेश्चन आंसर हम कराएंगे, ठीक है। और क्लास के बाद ध्यान देंगे मेरी बात कि क्लास के बाद आप लोग कमेंट सेक्शन में आएंगे, वहां पर आपको क्वेश्चन उपराष्ट्रपति से संबंधित मिला रहेगा, आप उसको करिएगा। क्लियर है? तो आइए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले उपराष्ट्रपति की बात करते हैं। ध्यान देंगे कि उपराष्ट्रपति भी एक तरह का पद है। जैसे राष्ट्रपति एक पद था, वैसे उपराष्ट्रपति भी एक पद है। ध्यान दीजिए, स्ट्रक्चर मायने रखता है। अगर आपने राष्ट्रपति पढ़ते समय स्ट्रक्चर पर ध्यान दिया है तो उपराष्ट्रपति आपके लिए बाएं हाथ का खेल है, 20 मिनट में आप पढ़ के खत्म कर सकते हो। लेकिन अगर आप राष्ट्रपति के स्ट्रक्चर पर ध्यान नहीं दिए हो तो फिर उपराष्ट्रपति फिर से आपको पढ़ना पड़ेगा पूरा। क्लियर? सेम एज इट इज लोकसभा राज्यसभा में भी चलेगा। यानी स्ट्रक्चर इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको अपने दिमाग में बनाए रखना है, जो आपको मदद करेगा कि आप बिना देखा सुना सवाल आए तो उसको कर सको। तो स्ट्रक्चर यही रहेगा कि उपराष्ट्रपति एक पद है। पद के बारे में पढ़ना है तो सबसे पहले यह देखेंगे कि उस पद पर पहुंचने की योग्यता क्या है। अगर व्यक्ति योग्य है पद पर पहुंचने के लिए तो दूसरी चीज वो ये जानना चाहेगा कि चुनेगा कौन? निर्वाचक मंडल। और जो चुनेगा वो किस प्रक्रिया से चुनेगा? निर्वाचन की प्रक्रिया। फिर उसके बाद व्यक्ति योग्य है। अगर व्यक्ति योग्य है, प्रक्रिया का पालन करके चुन लिया जाता है, तो नियुक्ति कौन करेगा? मतलब वो अपने पद का शपथ किसके समक्ष लेगा? तो शपथ हो गया। फिर जब वो शपथ ले लेगा तो क्या काम करेगा? काम करेगा तो क्या उसके पास अधिकार होगा? फिर काम करेगा तो यह पैसा मिलेगा उसको। काम करने के बजाय हर इंसान वेतन लेता है कि नहीं लेता है? ठीक है, तो कार्य करेगा तो फिर वेतन मिलेगा। फिर उसके बाद अगर इंसान गलत अधिकारों, अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल करके गलत काम करेगा तो उसे उसके पद से हटाया जाएगा। ये कहलाएगा पदच्युत प्रस्ताव। तो कुल मिलाकर के अगर आप ये समझें तो यहां पर ये 6 विभिन्न चीजें आपको पढ़नी है उपराष्ट्रपति में भी, ठीक है। उससे पहले प्रस्तावना समझ लेते हैं। देखिए, चूंकि हम उपराष्ट्रपति इम्तिहान के दृष्टिकोण से पढ़ने जा रहे हैं और ये मान करके चल रहे हैं कि आप न्यू कमर हैं, तो ये पता होना चाहिए कि आखिर में इसकी स्थिति क्या है देश में। तो ध्यान देंगे, इसकी प्रस्तावना भी पढ़ लेते हैं। बोलता है प्रस्तावना मतलब परिचय, मतलब एक तरह का परिचय ही है। सबसे पहली चीज बोलता है कि यह देश का द्वितीय उच्चतम पदाधिकारी होता है, पदधारी होता है। सेकेंड हाईएस्ट पोस्ट पे बैठा होता है, ठीक है। द्वितीय उच्चतम पदाधिकारी होता है, यानी सबसे ऊपर राष्ट्रपति पहला पद है, तो दूसरा कौन है? उपराष्ट्रपति। क्लियर? चले आगे। लेकिन जो सबसे बड़ी विडंबना है कि यह दूसरा सबसे बड़ा अधिकारी है, उसके बाद भी भारत देश में उपराष्ट्रपति के नाम पर कोई भी कार्य वह नहीं करता है। मतलब जो उपराष्ट्रपति है, ये कितनी बड़ी विडंबना है।
कि देश का दूसरा सबसे बड़ा पद है लेकिन उसके नाम पर कोई काम ही नहीं हो रहा है, वो अपने नाम पर कोई काम करता ही नहीं है। यह है ना सोचने वाली बात। तो पहली चीज बोलता है कि यह द्वितीय उच्चतम पदाधिकारी है, लेकिन जो विडंबना है कि वह अपने नाम से कोई काम नहीं करता है ना। आगे बोलता है कि इसका जो कार्यकाल है वह भी 5 वर्षों का कार्यकाल होता है। यह भी 5 वर्षों के लिए चुना जाता है और कितनी भी बार चुना जा सकता है, यानी कोई बाध्यता नहीं है कि आप केवल 1 बार 2 बार 4 बार ही चुने जा सकते हैं, है ना। जितनी बार लोग इसको चुनना चाहेंगे ये चुना जा सकता है। ठीक है, तो बेसिकली ये है इसकी पहचान कि यह देश का द्वितीय उच्चतम पदाधिकारी होता है, लेकिन इसके नाम पर कोई काम नहीं होता है। ठीक है, तो सवाल उठता है कि यह करता क्या है, फिर क्यों आखिर में इसका पद सृजित किया गया है। तो बोलता है कि इसका पद सृजन करने के पीछे 3 कारण हैं। पहला, बोला अगर राष्ट्रपति अपना इस्तीफा देना चाहे तो इसी को देगा, उपराष्ट्रपति को संबोधित करेगा, पहली चीज। दूसरा क्वेश्चन है कि जब उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होता है, क्वेश्चन नहीं मतलब दूसरा किस लिए इसको गठित किया गया है, तो बोलता है जब उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए, राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो राष्ट्रपति का कार्यभार संभालने के लिए उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, और तीसरा बोलता है कि राज्यसभा जो है, ये सबसे महत्वपूर्ण भाग है, बोलता है कि राज्यसभा का ये पदेन सभापति के रूप में काम करता है, यानी राज्यसभा का सभापति कौन होगा, तो उपराष्ट्रपति होगा। क्लियर है, इन उद्देश्यों के साथ इसका गठन किया गया है। तो इसकी पहचान आपको हो गई। अब बढ़ते हैं, बोलता है कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। तो उपराष्ट्रपति बनने के लिए जो योग्यता है उसकी जब बात करेंगे तो बोलता है कि सबसे पहली योग्यता बोलता है कि 4 होगा। बोलता है भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए, लाभ के पद पर न हो और राज्यसभा का सदस्य। देखिए जब आप पढ़ रहे थे राष्ट्रपति तो यहां पर लोकसभा था, और अब जब आप पढ़ रहे हैं उपराष्ट्रपति तो यहां पर केवल एक परिवर्तन है और वो है राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। निर्वाचित हो ऐसा नहीं है, निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। क्लियर है। अब ये चारों में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं राष्ट्रपति में डिस्कस किया गया है। अगर आप राष्ट्रपति का क्लास मिस किए हो तो चैनल पर YouTube पर आप सर्च मार करके अपनी मतलब IDK कोचिंग का ही आप देखोगे कि उसमें मैंने पढ़ाया हुआ है राष्ट्रपति भी। ठीक है, तो उसको आप देखेंगे तो ऑटोमेटिक आपको ये समझ आ जाएगा। क्लियर है। तो इस पे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। इस प्रकार आगे बढ़ते हुए कि ये योग्यता है तो क्या वो चुनाव लड़ सकता है, तो फिर से राष्ट्रपति वाले में देखेंगे आप, मैंने बताया हुआ है कि योग्यताओं के आधार पर अगर चुनाव लड़ने को दे दिया गया तो ढेर सारे लोग फॉर्म भर देंगे, क्योंकि ये योग्यता तो सबके पास लगभग है जो 35 साल से ऊपर हो गया है। और जब वो कुछ नहीं कर पाएगा तो उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ जाएगा। उपराष्ट्रपति का चुनाव अगर लड़ गया हर कोई, मतलब ढेर सारे लोग, करोड़ों लोग अगर फॉर्म भर दिए तो चुनाव कराना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कुछ शर्तें लगाई गई। उसमें बोलता है, देखिए राष्ट्रपति के चुनाव में 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक थे, यहां 20 प्रस्तावक 20 अनुमोदक होंगे, यानी 20 पहचान करने वाला और 20 समर्थन करने वाला होगा। बात समझ आ रही है। आगे बढ़ेंगे। आगे बोलता है कि कितने, ध्यान देंगे,
आगे बोलता है कि कौन लोग चुनेंगे। ये जो उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहा है उसको चुनेगा कौन? तो देखिए, बोलता है लोकसभा के सभी सदस्य तथा राज्यसभा के सभी सदस्य मिलकर के उपराष्ट्रपति को चुनेंगे। जबकि राष्ट्रपति जब आप पढ़े थे तो उसमें लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य वोट करते थे, लेकिन यहां पर लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य वोट करेंगे। ठीक है, वहां पर विधानसभा के भी लोग करते थे, यहां पर विधानसभा के लोग नहीं करेंगे, खाली खाली सांसद लोग वोट करेंगे और सब सांसद करेंगे, यानी निर्वाचित भी करेंगे, मनोनीत भी करेंगे। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं, किस प्रक्रिया के आधार पर चुनाव होगा? तो सेम प्रक्रिया जो राष्ट्रपति के चुनाव में हुई थी, आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर होगा। क्लियर? यहां पर प्रतिनिधित्व शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया गया है क्योंकि वोट देने वाले लोग जनता के प्रतिनिधि हैं, और आनुपातिक शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया गया है क्योंकि जो वोट देने वाला है उसका मत मूल्य अनुपात में है। किस अनुपात में? जिस जनसंख्या का वह प्रतिनिधित्व करता है उस अनुपात में। क्लियर? एकल संक्रमणीय मत पद्धति क्या है? तो फिर से वही बात आ रही है कि विजयी वो होगा जो कुल मत मूल्य का 50% से अधिक वोट पाएगा। 50% धन एक वोट पाएगा। क्लियर? फिर बोलता है कि मत देने वाला जो मतदाता है वो उतना मत डाल सकता है जितना उम्मीदवार है। मैं फिर से कहूंगा कि उपराष्ट्रपति समझने के लिए राष्ट्रपति के वीडियोस देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मिस किए हैं तो आपको कम समझ आएगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप राष्ट्रपति वाले वीडियोस देख लें तो आपको ये सारी चीजें बेहतर समझ में आएंगी, क्योंकि इन चीजों पर वहां पर एक दिन पूरा समय दिया गया है, पूरा क्लास, पूरा लेक्चर इसी पर है। तो ध्यान दें, बोलता है कि 50% से एक मत ज्यादा पाने वाला व्यक्ति विजेता होगा और मतदाता उतना मत डाल सकता है जितना उम्मीदवार होंगे। हैं? अगर 2 उम्मीदवार है तो 2 डाल सकता है, 3 है तो 3 डाल सकता है, 4 है तो 4 डाल सकता है, पसंद के अनुसार। फिर बोलता है जब मतगणना होगी तो मतगणना के दौरान जो इंसान सबसे कम वोट पाएगा उसे मतगणना से बाहर कर दिया जाएगा और उसके मतों को अन्य लोगों में बांट दिया जाएगा। कैसे होता है राष्ट्रपति में समझाया गया है। फिर आगे बोलता है कि यह मतदान गुप्त होगा। क्लियर? चलें आगे। जो व्यक्ति विजेता होगा, ध्यान दें, व्यक्ति योग्य है, चुन लिया गया, तो अब उसका शपथ होगा। अब वो शपथ जब लेगा तो ध्यान देंगे मेरी बात, किसके सम्मुख लेगा? तो बोलता है कि उपराष्ट्रपति हमेशा शपथ राष्ट्रपति के सम्मुख लेगा या राष्ट्रपति द्वारा नामित किसी व्यक्ति के सम्मुख लेगा। यानी या तो राष्ट्रपति खुद दिलाएगा इसे शपथ, या राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को नामित करेगा इस काम के लिए कि भाई आप इसको शपथ दिला दो। क्लियर है? शपथ ले लेगा, तब इसका महत्वपूर्ण भाग आता है कि कार्य करेगा। क्या कार्य करता है उसको अब आगे समझते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। कार्य अधिकार की बात करेंगे यहां पर राष्ट्रपति के, उपराष्ट्रपति के कार्य अधिकार की। तो बोलता है कि उपराष्ट्रपति बेसिकली अपने नाम पर कोई काम नहीं करता है? तो करता क्या है फिर? तो देखिए, बोलता है कि जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है। ठीक? जब राष्ट्रपति का पद रिक्त होगा, ध्यान देंगे मेरी बात, पद जो रिक्त होता है वो 4 परिस्थितियों में हो सकता है। पहला कि वह कार्य करने में असमर्थ हो,
यानी ऐसी स्थिति में हो कि पागल हो गया हो या मर जाए तो भी तो असमर्थ है, ऐसी स्थिति में हो, पहला कंडीशन। दूसरा यह है कि वो अपना खुद से इस्तीफा दे दे। तीसरा यह है कि वो महाभियोग के द्वारा हटा दिया जाए। और चौथा, पदावधि पूरी हो जाए, यानी कार्यकाल पूरा हो जाए। पदावधि पूरी हो जाए यानी कार्यकाल पूरा हो जाए। ठीक है, इन 4 परिस्थितियों में पद रिक्त हो सकता है। ठीक है, बोलता है अगर इन 3 परिस्थितियों में राष्ट्रपति का पद रिक्त होगा तो ही उपराष्ट्रपति उसके पद पर आ सकता है। लेकिन अगर इस परिस्थिति में पदावधि पूरी होने की परिस्थिति में पद रिक्त हो रहा है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर नहीं आ सकता। राष्ट्रपति खुद अपने पद पर बना रहेगा तब तक जब तक कि चुनाव ना हो जाए, उसका उत्तराधिकारी चुन करके आ ना जाए, तब तक वो बना रहेगा। ठीक, तो इन परिस्थितियों में अगर रिक्त होता है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की भूमिका निभाएगा और उसे वेतन, भत्ता, सुख सुविधा, जो भी चीजें हैं, मेरे कहने का मतलब वो सब सारे पावर्स उसको उस समय राष्ट्रपति वाले होंगे। क्लियर? चलें आगे बोलता है कि इसके नाम पर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति इस्तीफा देता है। एकमात्र काम जो इसके नाम से होता है, और वो भी ये नहीं करता है। सोचिए कि राष्ट्रपति अगर इस्तीफा देगा तो संबोधित करेगा। जैसे संबोधित नहीं करते हैं, एप्लीकेशन लिखते हैं तो उसमें संबोधित करते हैं, तो वैसे संबोधित करेगा। राष्ट्रपति संबोधित करेगा इस्तीफा अपना उपराष्ट्रपति को। क्लियर? अब जब उपराष्ट्रपति को संबोधित कर देगा तो अब वो उपराष्ट्रपति उस इस्तीफे का करेगा क्या? वो ले जा करके लोकसभा के अध्यक्ष को सौंप देगा। क्लियर है? समझ पा रहे हैं? इतना इसका रोल है, इसके नाम पर यही हो रहा है। आगे बात करते हैं, ये राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पूरे उपराष्ट्रपति में। ठीक है, आइए समझ लेते हैं। राज्यसभा का पदेन का मतलब होता है पद की देन। अब सवाल उठता है किस पद की देन? ध्यान दीजिए, ये एक सभा है जिसे राज्यसभा कहते हैं, मान लेते हैं राज्यसभा है। देखिए, सामान्य तौर पर घर का मुखिया या घर का संचालक हमेशा घर से ही होता है। बहुत कम ऐसा होगा कि बाहर वाला कोई संचालक बन जाए, घर का मालिक बन जाए, घर का मुखिया बन जाए, है ना। यहां पर ये जो राज्यसभा है कुछ ऐसी सभा है कि इसमें जो भी सदस्य हैं ये इसका संचालक नहीं होते हैं। इसका संचालक बाहरी आदमी होता है, और वो बाहरी आदमी कौन है? उपराष्ट्रपति। क्लियर है? तो देखिए ना, ऐसे बात समझिए हमारी कि अगर एक आदमी है ना उपराष्ट्रपति बना, यह आदमी मान लो उपराष्ट्रपति बना, तो इस पद की यह देन है कि वह स्वतः यहां का सभापति बन जाएगा। पद की देन। किस पद की देन? उपराष्ट्रपति पद की देन है कि उपराष्ट्रपति
अपने पद पर तो रहता ही रहता है, इस पद की देन है कि ये एक और पद पा जाता है। समझ पा रहे हैं आप? ऐसे देखिए, अगर हमारे माता पिता हैं तो हमारे माता पिता हमारे स्वाभाविक गार्जियन हैं, स्वाभाविक अभिभावक हैं। यानी अगर हमारे माता पिता हैं तो उन्हें हमारा अभिभावक बनने के लिए किसी और योग्यता की आवश्यकता नहीं है। वो माता पिता है तो माता पिता के पद की यह देन होगी कि वह स्वतः अभिभावक हो जाएंगे, गार्जियन हो जाएंगे। लेकिन कोई और दूसरा आदमी अगर आपका अभिभावक बनना चाहता है तो उसे कुछ शर्तें पूरी करनी पड़ेंगी, तभी वो अभिभावक बनेगा, नहीं तो नहीं बन सकता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये इंसान उपराष्ट्रपति बनता है और उपराष्ट्रपति बनने के साथ साथ वो इस सभा का सभापति बन जाता है। ठीक है, पदेन। पदेन को अंग्रेजी में एक्स ऑफिसियो, एक्स मतलब पिछला, पुराना, है ना, आपने सुना होगा एक्स आर्मी मैन, है ना, मतलब भूतपूर्व। एक्स बोलते हैं ना, एक्स आर्मी मैन, या एक्स गर्लफ्रेंड, एक्स बॉयफ्रेंड भी तो सुना होगा। हाँ, तो देखिए एक्स मतलब पिछला वाला, है ना। तो देखिए यहां पर बात समझिए हमारी कि पिछले पद की देन है कि ये यहां पर आ रहा है। पिछला पद कौन सा है? उपराष्ट्रपति का। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति पद की देन है कि वह राज्यसभा का सभापति हो जाता है, और जब राज्यसभा का सभापति हो जाएगा तो कुछ काम करेगा, कुछ न कुछ तो काम करेगा। तो सवाल उठता है कि जब राज्यसभा का सभापति हो जाता है तो काम क्या करता है? ठीक, तो पहली बात ध्यान दीजिए कि सभा के संचालन का अधिकार, सभा का संचालन कराना इसी की जिम्मेदारी होती है। राज्यसभा सुचारू रूप से चले, मर्यादा का उल्लंघन ना हो, इस बात को ध्यान रखिएगा। मर्यादा बनाए रखना, संचालन मर्यादा बनाए रखने की जिम्मेदारी भी इसकी होती है। ठीक है, मर्यादा का उल्लंघन न होने पाए, ये इस बात को जो है सुनिश्चित करता है। क्लियर है? आगे देखिए, ये बैठक भी बुलाएगा और बैठक का आह्वान करेगा और उसको समाप्त करने का अधिकार भी, बुलाने का और समाप्त करने का दोनों अधिकार इसके पास होगा, बैठक को। ठीक है, फिर उसके बाद बोलता है कि कोई अगर मामला है, जैसे देखिए रात में 10 बजे के बाद नाच गाना डांस पार्टी होगी कि नहीं होगी, इसको ला करके पहले उसी के सम्मुख प्रस्तुत किया जाएगा, फिर वो मौका देगा प्रस्तुत करने का। ठीक है, एक ये हो गया। दूसरा, मान लो थोड़ी देर के लिए कि आप सांसद हैं, ठीक, राज्यसभा के, और मैं भी राज्यसभा में सांसद हूं, लेकिन मैं मंत्री हूं, सांसद भी हूं और मंत्री भी हूं। ठीक, अब अगर आपको हमसे कोई प्रश्न पूछना है तो आप डायरेक्ट हमसे नहीं पूछ सकते, पहले आप प्रश्न सभापति को देंगे, फिर सभापति को लगेगा कि यह प्रश्न पूछे जाने के लायक है तो फिर आपको मौका देगा पूछने के लिए। क्लियर? यानी कि प्रश्नों को नियमित अथवा अनियमित करने का अधिकार भी इसके पास है। चाहे तो इस प्रश्न को जो दिया जाए, चाहे तो पूछने का मौका दे, चाहे तो ना दे, तमाम ऐसे इसके पास अधिकार हैं, बहुत सारे अधिकार हैं। लगातार 60 बैठकों में कोई अनुपस्थित हो रहा है तो उसको बर्खास्त करने का अधिकार है। अगला बोलता है कि जब कभी ऐसी स्थिति हो कि अनिर्णय की स्थिति हो, तो ऐसे में ये निर्णायक मत देता है। अनिर्णय की स्थिति क्या है? आधे लोग एक तरफ, आधे लोग दूसरे तरफ। रात में 10 बजे के बाद नाच गाना डांस पार्टी नहीं होगी, इस मामले को लेकर के आधे लोग बोल रहे होगी, आधे लोग बोल रहे नहीं होगी, मामला टाई हो गया। जब मामला टाई हो गया तो इसे कहते हैं अनिर्णय की स्थिति। अनिर्णय की स्थिति।
क्लियर है? और जब अनिर्णय की स्थिति उत्पन्न होगी तब ध्यान देंगे, बात हमारी समझेंगे। तब ऐसे समय पर यहां पर जो स्थिति उत्पन्न होगी वो कुछ ऐसी कि ये मत दे सकता है। अनिर्णय की स्थिति को तोड़ने के लिए जिसको मत दे देगा वो बात मान ली जाएगी। इस तरीके से ढेर सारे काम ये करता है। क्लियर? अब काम करेगा तो इसे वेतन भी मिलेगा। ठीक है? वेतन पर जो सवाल आएंगे वो सवाल, ये 5 सवाल हैं कि वेतन इसे कितना मिलता है, कहां से मिलता है, इस पे कितना कर लगता है, किस संशोधन अधिनियम के तहत वर्तमान में इसे वेतन दिया जा रहा है, और क्या इसका वेतन इसके कार्यकाल के दौरान परिवर्तन किया जा सकता है या नहीं। ये 5 क्वेश्चन खोज करके आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे इसका आंसर। क्लियर है? और हां, फिर से मैं बोल रहा हूं कि कमेंट सेक्शन में आप क्लास के बाद आएंगे तो वहां पर आपको उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रश्न दिए होंगे। आप उन प्रश्नों को जो है आप वहां पर जो भी उसका जवाब देना आपको लगेगा, जो आपको आता होगा उसका आप जवाब दीजिएगा। फिर मैं अगले दिन उसमें से जो ऐसे प्रश्न होंगे जो डिस्कस करने के लायक होंगे, उन प्रश्नों को मैं अगले दिन यहां पर डिस्कस करूंगा। क्लियर है? और जो राष्ट्रपति में कुछ क्वेश्चन बच गए हैं डिस्कस करने के लिए, उसको भी अगली क्लास में मैं डिस्कस करूंगा। क्लियर? तो यह है आपका स्थिति। आगे बढ़ते हैं। देखिए, व्यक्ति के पास यह योग्यता है, ये शर्तें पूरी करके ये लोग मिल करके उसे इस तरीके से चुनते हैं, चुन लिया जाता है तो शपथ लेता है, शपथ लेगा तो काम करेगा, काम करेगा तो उसे वेतन मिलेगा। लेकिन अगर वो गलत काम करने लगे तो उसे उसके पद से हटाया जाएगा। और ध्यान देंगे, राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने को पदच्युत कहते हैं। पदच्युत प्रस्ताव, सॉरी, राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव कहते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए पदच्युत प्रस्ताव होता है। पदच्युत प्रस्ताव होता है। अब वो पदच्युत प्रस्ताव क्या होता है? देखिए, हटाने का तरीका, पद से च्युत करने का, पद से हटाने का प्रक्रिया ही पदच्युत प्रस्ताव में आता है। तो कैसे उसे हटाया जाता है, कैसे ये राष्ट्रपति से अलग है, उसको समझेंगे। ठीक है? फिर से मैं बोल रहा हूं, अगर आप राष्ट्रपति नहीं देखे हैं तो राष्ट्रपति जरूर देखिएगा, क्योंकि बिना राष्ट्रपति को कायदे से पढ़े हुए, आपने देखा होगा कि राष्ट्रपति को मैंने काफी लंबा पढ़ाया है, क्योंकि वो आपका बेस है। पूरे पॉलिटी का स्ट्रक्चर वहां पर है। आप कुछ भी पढ़ने जाएंगे तो बेस वहीं से मान करके हम आपको पढ़ाएंगे। क्लियर? तो उसके सारे वीडियोस जरूर देखिएगा, है ना। 5 पार्ट में है, राष्ट्रपति के 5 वीडियो है, 5 पार्ट में। ठीक? उन 5 को आप करिएगा और एक क्वेश्चन आंसर है, 6 को मिलाकर के वीडियोस पे पड़े हुए हैं। तो आइए अब अगला देखेंगे, पदच्युत प्रस्ताव। बात करेंगे पदच्युत प्रस्ताव की, तो ध्यान देंगे, पदच्युत जो प्रस्ताव है उसकी जो स्थिति बन रही है उसमें क्या होगा कि किसी व्यक्ति को उसके पद से तभी हटाया जा सकता है जब वो कोई गलती करे। बिना गलती के तो हटाया नहीं जाएगा। तो बोलता है कि जब वह संविधान की अवहेलना करेगा तो उसी का संविधान की अवहेलना का आरोप लगा करके उसे उसके पद से हटाया जा सकता है। 1 मिनट यहां पर राष्ट्रपति से तुलना करेंगे तभी आपको समझ आएगा, नहीं तो नहीं समझ आएगा। देखिए, बोलता है राष्ट्रपति को हटाने के लिए, यहां इसे भी हटाने के लिए सूचना दी जाती है। सूचना देने वाला होता है 1/4 या तो लोकसभा का, नहीं तो राज्यसभा का। ठीक है? याद करिए, पिछली क्लास में आपको बताया गया है, ये पिछली की पिछली क्लास में
1/4 या तो लोकसभा का या तो राज्यसभा का। ये मैं राष्ट्रपति का बता रहा हूं, राष्ट्रपति का बता रहा हूं, इसी से तुलना होगी उपराष्ट्रपति की। अभी या तो लोकसभा वाला देगा सूचना या राज्यसभा वाला देगा। जब सूचना दे दिया जाएगा तो सूचना देने के 14 दिन बाद, आफ्टर 14 डेज, मामला उठाया जाएगा। मामला उठेगा कहां पर? देखिए, अगर जो सूचना देगा मामला वहीं उठेगा। अगर सूचना लोकसभा ने दी हुई है तो मामला लोकसभा में उठेगा, और अगर सूचना राज्यसभा ने दी हुई है तो मामला राज्यसभा में उठेगा। चूंकि सूचना कोई भी दे सकता है, इसलिए प्रस्ताव कहीं भी उठ सकता है। जो सूचना दिया होगा वही प्रस्ताव उठेगा। यहां से 2/3 बहुमत, यानी कि अगर 90 लोग हैं, उदाहरण के तौर पर अगर 90 लोग हैं तो 60 लोग, कुल 90 लोग हैं तो कुल में से 2/3 यानी 60 लोग अगर सहमत हैं कि हां ये संविधान की अवहेलना कर रहा है, तो ही इसको हटाया जाए, तो ही ये पारित माना जाएगा यहां से। क्लियर? फिर उसके बाद ये पारित होकर के दूसरे सदन में आएगा। दूसरे सदन मतलब अगर यहां शुरुआत लोकसभा ने की है सूचना देने की, तो पहले लोकसभा में उठा होगा, बच जाएगा राज्यसभा। लेकिन अगर शुरुआत राज्यसभा ने की होती तो पहले उठा होता राज्यसभा में, तो जो बच जाता वो कौन सा? लोकसभा। यहां पर भी 2/3 बहुमत से पारित हो जाएगा तो राष्ट्रपति अपने पद से हट जाएगा। यह राष्ट्रपति का है। लेकिन उपराष्ट्रपति की जब बात करेंगे तो बोलता है कि उपराष्ट्रपति को सूचना देने के लिए 1/4 राज्यसभा के लोगों की आवश्यकता होती है। लोकसभा के लोग उपराष्ट्रपति को हटाने की सूचना नहीं दे सकते। तो ध्यान देंगे, जब 14 दिन बीत जाएगा प्लस 14 डेज हो जाएगा, तो मामला कहां उठेगा? कॉन्सेप्ट वही है, जो सूचना देगा मामला वहीं उठेगा। तो सूचना राज्यसभा ने दी है तो मामला कहां उठेगा? राज्यसभा में। तो अगर आपसे पूछता है कि राष्ट्रपति को हटाने की सूचना, राष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव कहां लाया जा सकता है, तो किसी भी सदन में लाया जा सकता है राष्ट्रपति को हटाने की। लेकिन अगर उपराष्ट्रपति को हटाने की बात करेगा तो उपराष्ट्रपति को हटाने की सूचना केवल और केवल कहां लाई जाएगी? राज्यसभा में लाई जाएगी। उम्मीद करते हैं कि आप समझ पा रहे हैं। ठीक है। बोलता है जब यह राज्यसभा में लाया जाएगा तो राज्यसभा से इसे पारित होने के लिए बोलता है उपस्थित, यानी प्रेजेंट एंड वोटिंग, उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 या टोटल के आधे से एक अधिक, इन दोनों में से जो अधिक हो उतना बहुमत से पारित होना पड़ेगा, तो फिर मामला लोकसभा में आएगा। अब ये क्या चीज है इसको समझना है। ठीक है, ध्यान देते हैं। राष्ट्रपति को हटाने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए था, 2/3 टोटल का 2/3। यहां बोलता है कि उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 या टोटल के आधे से एक अधिक, टोटल का आधा, उससे ज्यादा एक, इनमें से जो अधिक हो। इसका मतलब क्या है? ध्यान देंगे, मान लेते हैं कि सभा में 90 लोग हैं कुल। क्लियर? टोटल मेंबर 90 हैं और 90 मेंबर्स हैं। पता लगा कि जिस टोटल 90 हैं लेकिन आए जो है उस दिन मान लो 81 है, 9 लोग अब्सेंट हैं।
क्लियर है? यह संख्या कुछ भी हो सकती है। आज 81 है, कल 60 हो सकते हैं, परसों कुछ और हो सकते हैं। ठीक है, तो देखिए बोलता है कि जो ये 81 है यही प्रेजेंट और वोटिंग है, उपस्थित और मतदान करेंगे यही लोग। तो बोलता है इनका 2/3 निकाल लो। तो 81 का 2/3 कितना होगा? 54 है ना? 54 ही होगा, जो भी होगा 54 ही होना चाहिए। तो ध्यान देंगे ये 2/3 है 81 का, ये प्रेजेंट एंड मतलब उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 54 हो गया। ठीक, और ये टोटल 90 है, तो टोटल का आधा से एक अधिक कितना होगा? 46 होगा, 46 होगा। अब देखते हैं कि कौन अधिक है, 54 ज्यादा है या 46 ज्यादा है। तो आप देखिए 54 ज्यादा है, तो बोलता है इतना आदमी राज्यसभा से पारित करने के लिए चाहिए। जितने लोग आए हैं उसका 2/3 निकाल लेंगे और जितना टोटल होते हैं उसका 1/2 निकाल के 1 जोड़ देंगे। फिर देखेंगे कि कौन ज्यादा है, ये ज्यादा है या ये ज्यादा है। जो ज्यादा होगा उतना आदमी चाहिए उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए। ठीक, देखिए अगर यही 81 के बजाय 60 लोग आए होते, 81 के बजाय 60 लोग आए होते, तो 60 का 2/3 कितना होता? 60 का 2/3 40 होता, और ये वाला तो 46 ही रहेगा। तो अब की बार ये वाला ना लेकर के ये वाला लेंगे, क्योंकि ये जो है अधिक है। क्लियर, समझ आ गई बात? तो बोलता है कि राज्यसभा से इस बहुमत से पारित होना पड़ेगा। राष्ट्रपति को हटाते समय टोटल का 2/3, टोटल का 2/3 मतलब टोटल 90 है, अगर मान ले तो टोटल का 2/3 60 होगा। इतना लोगों को चाहिए था राष्ट्रपति को हटाने के लिए, लेकिन यहां पर थोड़ा सा आसान है। बोलता है कि उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 या टोटल के आधे से एक अधिक। चलें आगे। उसके बाद बोलता है जब लोकसभा में आएगा तो बोलता है लोकसभा में सामान्य बहुमत चाहिए। सामान्य मतलब यहां पर जितने लोग आए हैं, जितने उपस्थित हैं उसके आधे से एक अधिक, टोटल के आधे से एक अधिक नहीं, जितने आए हैं उसके आधे से एक अधिक लोग अगर पारित कर दिए सामान्य से ही, तो उपराष्ट्रपति अपने पद से पदच्युत हो जाएगा। इस प्रकार आप ये समझिए कि उपराष्ट्रपति अपने पद से पदच्युत हो गया, पूरा उपराष्ट्रपति आपका खत्म होता है यहां पर। ठीक है, अब इससे संबंधित प्रश्न कमेंट सेक्शन में आप ध्यान देंगे, मेरी बात समझेंगे कि आप वीडियो खत्म होने के बाद एक बार उसे रिफ्रेश करें। जब आप रिफ्रेश करेंगे, यानी फिर से दोबारा रिफ्रेश नहीं कर पा रहे हैं, तो एक बार पूरा काट करके फिर से आप ओपन करिए। फिर से ओपन करेंगे तो आपको कमेंट सेक्शन में सारे क्वेश्चन मिलेंगे, आप उसका उत्तर दीजिए। अगर हो सके तो केवल ABCD मत लिखिए, क्यों A है वो भी लिखिए, क्यों B है वो भी लिखिए। अगर लिखेंगे तो ज्यादा बेहतर मैं समझ पाऊंगा। पिछली क्लास में जो आपने आंसर दिया है मैं अभी उसको चेक कर रहा हूं। क्लियर, अगली क्लास में ध्यान देंगे क्या मैं करूंगा कि जो क्वेश्चन यहां पर कमेंट सेक्शन में दिए हुए हैं उसमें ऐसे प्रश्न जो डिस्कस करने के लायक होंगे उनको मैं अगली क्लास में डिस्कस करूंगा। उम्मीद करते हैं कि आप समझ पा रहे हैं। और राष्ट्रपति के कुछ क्वेश्चन बाकी रह गए हैं डिस्कस करने के लिए, उसको भी अगली क्लास में डिस्कशन करके खत्म करेंगे। ठीक है, तो ये रहा आपका पूरा उपराष्ट्रपति। उम्मीद करते हैं कि आपको पूरा समझ में आया होगा। फिर से मैं बोलता हूं कि अगर आपको लग रहा है कि शेयर करना चाहिए, सब्सक्राइब करना चाहिए, तो आप जरूर इसको शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू क्लास।